यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो मैंने मॉडल पेपर को लेके सॉल्व करेंगे। आज हमारा क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला मॉडल पेपर है, जिसे मैं दो भागों में आपको समझाऊंगा। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको मैं पहले पार्ट में, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे मैं दूसरे पार्ट में आसान भाषा में समझाऊंगा। और जो क्वेश्चन आपके ज़्यादा टफ रहेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में मैं डिटेल्स में यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। और साथ ही साथ जो थोड़े टफ क्वेश्चन रहेंगे उनकी आंसर राइटिंग पहले से यहाँ पे रहेगी, ताकि मैं पढ़ूंगा और आप उसे आसानी से समझ पाएंगे और साथ ही साथ नोट कर पाएंगे। ये आपका क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला मॉडल पेपर है, तो आप कॉपी और बुक और नोट्स के साथ बैठेंगे, नोट्स को लेकर के। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप उसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आपका एग्ज़ाम रहेगा तो एग्ज़ाम के समय आप प्रॉपर तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए बिना समय खर्च किए हम लोग आते हैं अपने पहले मॉडल पेपर पे। तो ध्यान दीजिए, पहले मॉडल पेपर में एकदम हूबहू ये आपके पूरा एग्ज़ाम पेपर के जैसा ही है। जैसे आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, किस सीक्वेंस में दिए जाते हैं, किस में 2 क्वेश्चन होता है अथवा दे करके, ठीक उसी तरीके से मैंने पूरा इसे सीक्वेंस में रखा है। पहले आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके 4 विकल्प रहते हैं, उसमें से 1 विकल्प सही रहता है। तो उस 4 विकल्प वाले क्वेश्चन में भी मैंने फिगर लिया हुआ है, जिससे आप फिगर से आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह हैं। बिना समय खर्च किए कम समय में हम उत्तर देंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सीक्वेंस में है, तो पहला पार्ट आप जानते हैं कि बहुविकल्पी रहता है, लिखा है जिसमें से 4 विकल्प होते हैं और 1 विकल्प आपका सही होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका निभाग पाया जाता है। थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूँ इस फिगर को तो आप देखेंगे ध्यान से, ये आपका निभाग है, जो कि बीजांड, इसे हिंदी में बीजांड कहते हैं। एक पूरे बीजांड की यह संरचना है। बीजांड को मैंने अपने और वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। इसमें जो ए वाला पार्ट होता है इसे निभाग कहते हैं, ठीक। ऊपर वाले पार्ट को निभाग कहते हैं। और इसके अलावा जो इसमें आपके एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक और आपके एग सेल और साथ ही साथ उसकी एसेसरी कोशिकाएं यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि निभाग पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं जो माइक्रोपाइलिंग यानी जो ओपनिंग है उसके ऊपर वाला बीजांड में जो सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए, परागकण में, बीजांड में, वर्तिकाग्र पे, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बीजांड में, क्योंकि बीजांड की संरचना में मैंने आपको निभाग को दिखाया। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है। तो बीटी कपास आप जानते हैं कि जो बीटी कपास होता है उसका पूरा नाम है बैसिलस थोरिएंजेसिस, जो कि एक प्रकार के जो बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है और एक कीटों के लिए प्रतिरोधी होता है। मतलब इसका हम उपयोग फसलों में करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पुरुष से संबंधित है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कुछ आपके मैं फिगर से भी समझाऊंगा कुछ क्वेश्चंस को, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो पुरुष से संबंधित है। पुरुष से संबंधित पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा इसे ऊपर करके ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, गोलियां, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है वैसेक्टोमी। अब वैसेक्टोमी होता क्या है, मैंने बताया था कि 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। जो फीमेल में होता है उसे हम नलबंदी कहते हैं, जबकि जो पुरुषों में होता है उसे नसबंदी यानी वैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सा आप जानते हैं कि वृषण में जो आपकी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म को ले जाने वाली जो नलिका होती है उसे इंग्लिश में वैस डिफरेंस कहते हैं। और इसी वैस डिफरेंस को हम काट करके क्या करते हैं, इसे काट करके इस पाइप को बांध देते हैं, ट्यूब को बांध देते हैं, जिससे कि जो भी स्पर्म होता है अभी आगे नहीं जा सकता। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। यानी वैसेक्टोमी का मतलब होता है ये पुरुष से संबंधित है, जबकि ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है, महिला यानी फीमेल से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है, ये आपका काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। इसमें आपका कई बार आपको मिला होगा, बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं यानी पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अब देखिए, जो आपके सीक्वेंस में आप जानते हैं कि मॉडल पेपर में जो आपके 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं,
उसके बाद आपके जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल रहते हैं। अब देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, मेंडल कौन थे, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थिंकिंग बेस्ड होते हैं, वो उनके मैं आंसर यहाँ पे पहले से ही राइट कर दिया हूँ, ताकि मुझे भी बताते टाइम मैं वो सारी चीज़ें बता पाऊँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो चीज़ें हम पढ़े रहते हैं, जो हमें बताना रहता है वही हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे पहले से ही राइट डाउन किया हुआ है। तो देखिए आप जानते हैं मेंडल के बारे में, मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चुनने का कारण, मटर के पौधे का उत्पादन कम समय में होता है। पहली बात मतलब इसे हम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इनमें स्वनिषेचन होता है, और इसके बाद और शुद्ध निषेचन के माध्यम से शुद्ध किस्म का पौधा प्राप्त करना आसान होता है। मटर के पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं, यानी मटर में आपके मेल और फीमेल दोनों होते हैं, अर्थात फूल द्विलिंगी होते हैं, लिखा गया है। और इसे बगीचे में उगाना आसान है। तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके लिए उन्होंने मटर का पौधा चुना था। अगला क्वेश्चन क्या है, सहोपकारिता किसे कहते हैं। देखिए मैंने इसका भी आंसर राइट किया हुआ है, दो भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभ पाते हैं, यानी बेनिफिशियल टू ईच अदर। दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है, जिसमें आप जानते हैं माइकोराइजा इसका उदाहरण है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। मैंने आपको जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके अलग अलग एंजाइम होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, या फिर रिकॉम्बिनेशन में, या फिर हम कह लें कि जो एक डीएनए से दूसरे डीएनए के फार्मेशन में, यानी डीएनए रिकॉम्बिनेशन या प्रतिलिपिकरण में, जो मैंने बताया था आपका कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम होता है, एक प्रॉपर प्लेस से डीएनए को क्या करना, कट करना। यानी जब आप पूरे मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है उससे हम डीएनए के एक प्रॉपर सीक्वेंस को क्या करते हैं, कट करने में इसका उपयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके दूसरे का घ वाला, परागण किसे कहते हैं। देखिए मैंने इसका भी एक प्रॉपर फिगर बनाया हुआ है, फिगर से आप एकदम आसानी से समझ पाएंगे। देखिए लिखा है परागण हम पहले कहते किसे हैं, यानी परागण उसे कहते हैं जिसमें परागकण जो होता है वो एक पुष्प का परागकण जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, या उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू इट्स सिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो आपका ये पॉलिनेशन यानी परागण जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने बताया कि जब उसी पुष्प का परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाता है तो स्वपरागण, जब एक पुष्प का परागकण निकल के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे या किसी दूसरे पौधे के या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे जाता है तो इसे हम परपरागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग एंजाइमों के नाम लिखे। तो अभी एक मैंने एंजाइम का नाम बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और दूसरा आपका एंजाइम आप नोट कर सकते हैं लाइगेज। मैंने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का ऊपर नाम लिया था। अगला पेचिस नामक बीमारी कैसे होती है। तो पेचिस नामक बीमारी आपके जो दूषित भोजन होता है या दूषित पानी से फैलता है, इसके लिए आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका होती है जो कि जिम्मेदार है। इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए आपको हमेशा स्वच्छ खाना और पानी लेना चाहिए, यानी उस जो आपके दूषित भोजन है उनसे उनके प्रयोग से बचना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है पर भक्षण। पर यानी देखिए ये छोटा सा पार्ट है, पर यानी दूसरे, और भक्षण का मतलब होता है भक्षण करने वाला, यानी जो दूसरे का भक्षण करता है या जो दूसरे पे आश्रित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परभक्षी या परभक्षण कहते हैं। तीसरे का क हो गया ख। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका है लिखा है कि एक परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। आप वीडियो को रोक करके ध्यान से इस पूरे फिगर को आप देख करके बता सकते हैं, या आप इस फिगर को बना करके एक दो बार आप बनाएंगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा। इसमें जो आपके पार्ट हैं जैसे संवहन पुल है, इन सब के बारे में आपको बताना नहीं है, बस इस फिगर को एक स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है परागकोश की अनुप्रस्थ काट का। तो ये पूरा फिगर है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है
क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है और मनुष्य के फायदे के लिए यह प्रोटीन किस प्रकार उपयोगी है। देखिए मैंने इसका भी आंसर लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। क्राई प्रोटीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। ये मिट्टी में रहने वाले जीवाणु बैसिलस थोरिएंसिस के कुछ स्ट्रेन के लिए प्लाज्मिड में पाए जाने वाले जीन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इनको एंटी एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। ये प्रोटीन जीवाणुओं के स्पोर में क्रिस्टलीय जमाव से बनते हैं, जिनके प्रवेश से कुछ कीटों के लार्वा नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपका मैंने पहले से आंसर राइटिंग किया हुआ है। और ये मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो मैंने बताया कि इसका एग्रीकल्चरल भी यूज होता है। हम क्या करते हैं, इसके जो स्टेनिंग होती है इसको फसलों में ऐड कर देते हैं। जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, बीटी कपास जिसे कहते हैं, उन फसलों में हम ऐड करके जो भी पेस्टिसाइड होते हैं उनका कम उपयोग करके भी हम पौधों को बचा सकते हैं, क्योंकि इसके जीन को हम अंदर पहले से ही इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि अगर किसी तरीके का जो पेस्टिसाइड है इसके ऊपर यदि अटैक भी करता है तो पहले से ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका भी मैंने आंसर पहले से लिखा है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसमें उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डीएनए के छोटे छोटे खंडों का अलगाव होता है। तो जब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोज जेल होता है, जिसमें हम उसे कांच की प्लेट में रख करके उसको क्या करते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं। डीएनए के बड़े सेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। मैंने बताया था कि आपके जो बड़े बड़े सेगमेंट्स होते हैं उनमें से हमको जिस सेगमेंट्स की क्लोनिंग करनी रहती है या जिसके बारे में हमें पता लगाना रहता है उसे हम इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो आज की जो वीडियो थी लगभग इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको हल कराए। अब जो आपके बचे हुए बड़े क्वेश्चन हैं उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं उसको और डिटेल से बताऊंगा जो आगे के क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।